एक बार भी राजेश यादव के दिल में रहम नहीं आया और मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन नहीं वो माने दरिंदा। मेरे साथ वो हरकत करना शुरू कर दिया और करते 2009 से लेकर के 2011 तक हमको राजेश यादव ने बंधक बना करके मेरे साथ शोषण करता रहा। और करते दौरान 2011 में जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो भी मैं राजेश यादव से बोली कि जो करना था आप तो कर ही चुके हो, लेकिन कम से कम इस समाज में एक पत्नी का हमको दर्जा दीजिए कि समाज वाले, दुनिया वाले ये न कहें कि बगैर शादी का और ये माँ बनने वाली है। 2011 से लेकर के 2021 तक मैं दौड़ती रही, लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं किया। जब नहीं सुनवाई किया, मैं हमेशा न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन हर जगह से मैं दुत्कार के भगाती रही, क्योंकि आज मैं छोटी कास्ट की थी, इसलिए मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में आकर के मैंने मीडिया वाले भैया का लोग का सहारा लिया कि शायद इन्हीं लोग ने हमको न्याय दिला सकते हैं। जिसने बोला कि बच्चा गिरवा दो, एबार्सन करवा दो, लेकिन मैं ठान ली कि भले आप मुझसे शादी करें या ना करें, लेकिन इस दुनिया में मैं अपने बेटे का जन्म दे के रहूँगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो सकता है कि मेरे ज़िंदगी का सहारा यही बन सके। इसी ही दौर में मैंने अपने बेटे का नाजायज़ के रूप में जन्म दी। आज ज़माना, ये दुनिया, ये समाज हमको तरह तरह की बातें सुन रहा है। तो आज मैं इस ज़माने से सवाल करती हूँ कि क्या हम छोटे कास्ट के हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर और हमारा नाम है सुनील कुमार। दोस्तों, हमारे बगल में आप एक महिला देख रहे हैं। ना तो इनको प्यार होता है और ना ही इनकी शादी होती है, मगर इनके पास 14 साल का एक बच्चा है। अब यह 13 साल का यह बच्चा है, मगर यह बच्चा पैदा कैसे हुआ हम इन्हीं से जानते हैं और इसके पीछे का असली वजह क्या है। आपका ये बच्चा 13-14 साल का है और आप बता रहे हैं कि हमारी शादी भी नहीं हुई है, तो आखिर यह बच्चा पैदा कैसे हुआ और वह कौन शख्स है? वह शख्स है राजेश यादव गायक। जिला उसका वाराणसी पड़ता है और दानगंज उसका मार्केट है। उसका गांव है रामपुर मदनाबीर, पोस्ट कैथौर का निवासी है। और राजेश यादव गायक से हमारी मुलाकात करीब 2009 में होती है, वो भी बिरहा गाते समय। 2 कार्यक्रम में हमसे उससे मुलाकात होती है और उसके बाद राजेश यादव बहुत तारीफ़ मेरा करता है कि आप बहुत सुंदर गाती हो, बहुत आपकी अच्छी आवाज़ है। तो एक दिन राजेश यादव मेरे घर पे आए और मेरे माता पिता के सामने बोले कि चाचा जी, हम चाहते हैं कि कुसुम को साथ में लेकर के जाएं और हम लोग मिल करके एक साथ अगर गाना गाएंगे, एक साथ हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे तो मार्केट में जाएगी तो लोग जानेंगे, तो हम लोग का कार्यक्रम और बढ़ेगा। अच्छा, एक मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। जब वो पहली बार आपके घर आए थे, उससे पहले कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? उनसे मुलाकात हमसे हुई थी बिरहा गाते समय, क्योंकि 2 कार्यक्रम में उनसे हमसे मुलाकात हुई थी और तीसरी मुलाकात हमारे घर पे वो आते हैं तब होती है। तो उसी जब हमारे घर पे आते हैं तो हमारे माँ बाप से बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि कुसुम को साथ लेकर के जाएं और हम लोग साथ मिल करके गाना रिकॉर्ड करें और मार्केट में डालेंगे, तो लोग सुनेंगे तो हम लोग का और भी कार्यक्रम बढ़ जाएगा और हम लोग का नाम रोशन हो जाएगा। तो हमारे माता पिता ने बोले कि ठीक है, चलिए भैया, कोई बात नहीं, अगर हमारी बच्ची गा रही है और मार्केट में जाएगा, लोग जानेंगे तो और हमारे बच्ची का नाम होगा। इसी सिलसिले में हमारे माता पिता ने बोले ठीक है। उनसे आपको, जब उनके साथ आप गई तो उससे पहले आपको कितनी बार, आपसे और उनसे कितनी बार मुलाकात हुई? जाने से पहले भैया देखिए, उनसे हमसे खाली 2 बार मुलाकात हुई। और 2 बार में ही उनके ऊपर आपने कैसे भरोसा कर लिया कि, और तकरीबन रात में ले गए थे या दिन में उनके साथ गई थी? नहीं, दिन में गई थी। दिन में करीब 10 बजे हमारे घर से खुद वो लेकर के गए। 2 मुलाकात में आपने उनके ऊपर भरोसा कैसे कर लिया और उनके साथ अकेले चली गई? क्या आपने यह नहीं समझा कि अपने माता पिता या अपने भाई या कोई भी हो, उनको साथ में लेके जाएं ऐसे अनजान व्यक्ति के साथ? मैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पिताजी बोले कि अगर आप कुसुम को लेके जा रहे हो तो मैं भी साथ में जाऊंगा, लेकिन खुद राजेश यादव गायक बोला कि नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग समाज में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, समाज को शिक्षा दे रहे हैं और क्या आपको भरोसा नहीं है कि हम गलत कर सकते हैं? और बोले कि हम 10 बजे लेके जा रहे हैं, करीब 4 बजे तक कुसुम को वापस हम छोड़ देंगे। लेकिन ले करके गए राजेश यादव तो घर पे क्या हमको छोड़े ही नहीं। जिस जगह वो हमको लेके गए, रिकॉर्डिंग का बहाना करके जब वहाँ पहुँचे हम
तो राजेश यादव से मैंने सवाल किया कि भैया आपने तो हमको रिकॉर्डिंग का बहाना करके घर से हमको लेकर के आए हैं, तो यहाँ पे ना ही कोई पार्टी है और ना ही कोई साजबाज है, तो आखिर रिकॉर्डिंग होगी तो कैसे होगी। वही राजेश यादव ने हमको बोला कि कुसुम जी, हम रिकॉर्डिंग करने के लिए नहीं तुमको लेकर के आए हैं, जिस पहली कार्यक्रम में हमने आपको देखा उस दिन हम आपका दीवाना हो गए, आपकी आवाज़ों का, आप बहुत सुंदर गाती हो, हम चाहते हैं कि हम आपसे शादी करके और हम अपने पास रखें, हम लोग साथ में गाना गाएंगे। जब उन्होंने ऐसी बात कही आपको, तो आपको क्या फील हुआ उस समय? उस समय आपने क्यों नहीं कहा कि नहीं, हमें घर छोड़िए, हम यहाँ नहीं रहना चाहते? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि हम ना शादी करेंगे और ना ही आपके साथ गाएंगे। आप हमको जिस तरह हमको लेकर के आए हैं उसी तरह हमको सम्मान से हमारे घर पे छोड़ दीजिए। लेकिन राजेश यादव नहीं माना और हमको उसी जगह, राजेश यादव जिस जगह हमको रखे, आज भी वह जगह हमको याद है कि राजेश यादव हमको कहाँ रखे थे। और मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरे बात का भरोसा नहीं है तो चल करके वहाँ पर इंक्वायरी कीजिए जहाँ राजेश यादव हमको रखा था। राजेश यादव ने मेरे साथ उसी ही दिन से हमको मारने और पीटने लगा और उसी दिन से मेरा शोषण करने लगा। जिस दिन आपसे उसने इजहार किया था कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, उसी दिन से? जी उसी दिन से बगैर शादी किए हुए मैंने इतना तक मैं राजेश यादव से बोली कि देखिए मेरी 14 साल की उम्र है, आपकी उम्र 28-30 साल की है और आप भी एक यादव कास्ट के, हम एक छोटी कास्ट के, हम एक हरिजन कास्ट के हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, क्यों हमारे इज्जत से खेल रहे हैं। लेकिन एक बार भी राजेश यादव के दिल में रहम नहीं आया और मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन नहीं वो माने दरिंदा, मेरे साथ वो हरकत करना शुरू कर दिया और करते 2009 से लेकर के 2011 तक हमको राजेश यादव ने बंधक बना करके मेरे साथ शोषण करता रहा। और करते दौरान 2011 में जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो भी मैं राजेश यादव से बोली कि जो करना था आप तो कर ही चुके हो, लेकिन कम से कम इस समाज में एक पत्नी का हमको दर्जा दीजिए कि समाज वाले, दुनिया वाले ये न कहें कि बगैर शादी का और ये माँ बनने वाली है। लेकिन फिर भी राजेश नहीं माने, हमसे शादी तक नहीं किए और हमको और प्रताड़ित करने लगे, मारने पीटने लगे। हमारे माँ बाप ने हमको इतना खोजा, इतना ढूंढा, राजेश यादव के खिलाफ हमारे माता पिता ने चंदवा थाने पे FIR भी दर्ज कराए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। और राजेश पकड़ के भी थाने आया था, लेकिन वो साफ इनकार कर दिया कि हमने कुसुम को नहीं लेके गया है, क्योंकि हमारे माता पिता के पास कोई सबूत नहीं थी कि हमारे माता पिता ठोस उसके खिलाफ आरोप लगा सके। उसके बाद मैं 2011 के लास्ट में महीना में मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली और भाग करके मैं अपने माता पिता के शरण में आई, सारी सच्चाई अपने माँ बाप से बताई। उसी दिन ही हमारे माता पिता ने हमको लेकर के चंदवक थाने पे भी पहुँचे। वहाँ पर भी थाना अध्यक्ष ने हम लोग को गाली दे करके और जो है कि भगा दिए कि साले जब ये लोग ऐसा कर लेते हैं, जब फंस जाते हैं तो आते हैं पुलिस के शरण में। हमारी कोई भी सुनवाई नहीं। ऐसा प्रशासन ने कहा? जी बिल्कुल कहा, और हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई और ना ही राजेश यादव के खिलाफ कोई जो है कि कार्रवाई की गई। तब से मैं 2011 से लेकर के 2021 तक मैं दौड़ती रही, लेकिन मेरा पुलिस प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं किया। जब नहीं सुनवाई किया, मैं हमेशा न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन हर जगह से मैं दुत्कार के भगाती रही, क्योंकि आज मैं छोटी कास्ट की थी, इसलिए मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में आकर के मैंने मीडिया वाले भैया का लोग का सहारा लिया कि शायद इन्हीं लोग ने हमको न्याय दिला सकते हैं। अच्छा, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे वो आपको रखे हुए थे यहाँ से ले जाके? बनारस कैंट में? जी। होटल का रूम था या कहीं ऐसे कोई रूम लिए थे? नहीं, होटल का रूम था, इतना हमको याद है। और वहाँ पे आपको कितना दिन रखे थे? वहाँ 2009 से लेकर के 2011 तक हमको रखा था। वहाँ से यानी 9, 2, 11, 2 साल जी। 2 साल आपको रखे थे वहाँ से। फिर वहाँ से आप कैसे निकली वहाँ से? किस तरीके से वहाँ से अपनी जान बचा के आई? मैं वहाँ से जान बचा कर, जब राजेश यादव ने हमको छोड़ करके और जब वो बाहर गया खाना लेने के लिए, तभी मैं वहाँ से निकल पड़ी। और हमको पकड़े भी लोग कि कहाँ जा रही हो, लेकिन मैं सारे लोग को धक्का मारते हुए मैं बाहर आई और तुरंत मैं वहाँ से अपने माँ बाप के पास चली आई। उस समय बच्चा पेट में ही था? जी बिल्कुल, मेरा बेटा उस समय करीब 6 महीने का मेरे पेट में था। जब राजेश यादव की बात पता चली कि
ये माँ बनने वाली है। सारी सच्चाई जानने के बावजूद भी राजेश ने बोला कि ये बच्चा गिरवा दो, एबार्सन करवा दो। लेकिन मैं ठान ली कि भले आप मुझसे शादी करें या ना करें, लेकिन इस दुनिया में मैं अपने बेटे का जन्म दे के रहूँगी, चाहे बेटा हो या बेटी हो सकता है कि मेरे ज़िंदगी का सहारा यही बन सके। इसी ही दौर में मैंने अपने बेटे का नाजायज़ के रूप में जन्म दी। आज ज़माना, ये दुनिया, ये समाज हमको तरह तरह की बातें सुन रहा है। तो आज मैं इस ज़माने से सवाल करती हूँ कि क्या हम छोटे कास्ट के हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है? आज पुलिस प्रशासन के पास हम दौड़ लगा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बार बार हमको धमकियाँ मिल रही है कि जान से मार देंगे, जान से उठवा लेंगे, तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। तो मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि आखिर इस मामले में आप लोग क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे हैं? अगर मैं झूठ हूँ तो आ करके आप लोग इंक्वायरी करिए और राजेश यादव को गिरफ्तार करिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, ये बाबू पैदा होने के बाद उनके घर आप गई थी, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, मैं गई थी। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तो करीब 15-20 दिन का मेरा बेटा था। तो जब मैं उसके घर गई तो वहाँ का नज़ारा देख कर के मैं अवाक हो गई कि पहले से ही राजेश यादव शादीशुदा है, उसके पास 2 बच्चे हैं और 1 लड़कियाँ हैं। इतना सब कुछ करते वक्त क्यों मेरे साथ, क्यों मेरे ज़िंदगी से वो खिलवाड़ किया? क्या हम छोटे लोग हैं तो क्या बड़ों लोग के लिए खाली खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए हम छोटे लोग बने हैं? आज मैं इतना दौड़ लगा रही हूँ, लेकिन आज भी मेरा हर जगह से सुनवाई होते हुए आज भी मेरी सुनवाई चंदवक थाने पे नहीं हो रही है। अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अभी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अभी जब से आप मीडिया के सामने आई हैं, कोई उधर से कोई प्रतिक्रिया आपके खिलाफ हुई हो? या यादव, वो क्या नाम बता रही हैं उनका? राजेश यादव, कुछ आपको कहा? जी बिल्कुल कहा है कि जितना तुम वीडियो बना बना के डाल रही हो, हम उस लोगों का चैनल बंद करवा देंगे, तुमको जान से मरवा देंगे, तुम्हारे बेटे को उठवा लेंगे। तो आप बताइए, हमारा रोड पे घर है ना, हम लोग को सर छुपाने के लिए पक्का मकान है ना, हम लोग एक छप्पड़ में रहते हैं। रात भर हमारे परिवार वाले रात रात हम लोग जाग करके अपनी जीव की रात को बिताते हैं कि ना जाने रात में क्या होगा, कौन आ जाएगा, कब को क्या हो जाएगा। इतने हम लोग मजबूर हो चुके हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, मेरी इतनी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको फ़ोन करके धमकी देते हैं कि आपके बेटे को हम मरवा देंगे, आपको जान से मरवा देंगे? जी बिल्कुल, हमको बराबर धमकियाँ हमको देता है। आज भी फ़ोन उसका राजेश यादव का फ़ोन आता है, मेरे मोबाइल पे मैसेज भी किया है। मैं सारा उसके खिलाफ जो है कि सबूत रखी हूँ। तो आपने अपने थाने में प्रशासन के पास गई? जी बिल्कुल गई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि तुम उसके थाने पे जाओ। तो मैंने कहा कि मेरा ज़िला जौनपुर पड़ता है, मेरा थाना भी जौनपुर में पड़ता है, और मेरे ही घर से, मेरे ही ज़िले से वो हमको ले करके गया, तो मैं उसके थाने पे क्यों जाऊं? अगर आपके थाने पे बार बार ये मामला जा रहा है तो आप लोग उसके थाने पे खबर करिए ना कि हमारे थाने पे ऐसा मैटर आ रहा है, तो राजेश यादव को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उसी चंदवक थाने के जो कि दरोगा साहब ने हमसे सवाल बात करने लगे कि क्या हम लोग नाव धोबी हुए हैं क्या कि तुम्हारा घूम घूम करके पर्चा बांटे। बताइए, हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासन की ये हाल है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप एसपी साहब के पास गई थी? जी बिल्कुल गई थी। एसपी साहब बिल्कुल बोले कि अगर वो गलत है तो उसको ज़रूर से ज़रूर सज़ा मिलेगी, अगर आप निर्दोष हैं तो आपको ज़रूर न्याय मिलेगा। बाबू कितने में पढ़ता है? मेरा बेटा कक्षा 8 में पढ़ता है। तो फिर कैसे एडमिशन इनका हुआ? एडमिशन मैं करवाई हूँ। कैसे, बिना बाप के कैसे एडमिशन हो सकता है इनका? क्योंकि जब मेरा बेटा 5 साल का हुआ था तो राजेश यादव ने मेरे घर आया था, और मेरे घर आया, मेरे माँ बाप से बोला कि हमसे गलती हो गई है, जो भी कुछ हुआ है हम कुसुम को फिर से लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे माँ बाप बोले कि नहीं, जब तक शादी नहीं करोगे तब तक हम अपने बेटी को नहीं लेके जाने देंगे। उसके बाद में हमारे माता पिता ने चंदवक थाने पर राजेश यादव को और हमारे बेटे को हमको ले करके पहुँचे। उस दिन भी वहाँ के थाना अध्यक्ष जी, वहाँ के सिपाही, सारे लोग जो है कि राजेश यादव के ही जो है कि सारे लोग बात सुने, बोले कि ठीक है 15 दिन में राजेश तुमसे शादी कर लेगा। लेकिन 15 दिन का आज 2023 चल रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। तो मैंने उनसे बोला कि आप तो मेरी ज़िंदगी चाहे कुछ भी कर दिए, लेकिन एक मेरे बेटे का ज़िंदगी है, कम से कम उसका आधार कार्ड तो बनवा दीजिए। तो राजेश यादव ने ही आधार कार्ड बनवाया है और पूरा डिटेल उसका घर का है, और आधार कार्ड पे राजेश यादव का मोबाइल नंबर भी दर्ज है। अभी आप क्या चाहती हैं?
उनके साथ रहना चाहती हैं या इनसे कुछ मुआवजे की मांग करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? किस हालत में उनके साथ रहना चाहती हैं? मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। जो मेरे बेटे का अधिकार है, जो मेरे बेटे का हक है, और जो मेरे बेटे का समाज में लोग तरह तरह के ताना मार रहे हैं कि ये नाजायज़ है, इसका बाप कौन है, तो मैं बाप का नाम चाहती हूँ और मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। क्यों कि जो आदमी ने एक प्रोग्राम का बहाना करके मेरे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, तो मैं फिर कैसे दोबारा उस इंसान पे भरोसा कर सकती हूँ और कैसे मैं उस इंसान के साथ रह सकती हूँ। क्योंकि अगर शादी भी कर लेता है, अगर ले करके जाता है, तो मैं कैसे भरोसा कर लूँगी कि वो हमको जो कि सुकून से रखेगा। कभी भी वो हमको मार सकता है, हमारे बेटे को मार सकता है। क्योंकि अगर वो मार भी सकता है, क्योंकि जब इतना सब कुछ करने के बावजूद जब हक देने की बारी आ गई, समाज में पिता का दर्जा देने की बारी आ गई, तो राजेश यादव ने मुकर गया कि मेरा औलाद नहीं है। तो मैं राजेश यादव से खुद कहना चाहती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, तू सही है, तो चल करके अपना DNA टेस्ट करा और पता चल जाएगा कि ये औलाद है किसका। अगर उसका नहीं निकला तो जो मुझे सज़ा देगा पुलिस प्रशासन, मैं अपनी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं निर्दोष हूँ तो राजेश यादव को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो ये थी कुसुम राज और इनका ये छोटा बेटा है। हम प्रशासन से यही गुहार करेंगे कि इनको न्याय मिले। तो ये चाहती हैं कि इनको बस एक बाप का नाम मिले। यहाँ तक कि तैयार हैं कि अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ DNA टेस्ट कराया जाए। यही चाहती हैं हमने। जी बिल्कुल। क्या जब आपसे फ़ोन पे बात हुई तो उनसे नहीं ये बात कही आपने जो आपको? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बोली हूँ कि जितना तुमको भागना है तुम भाग लो, और जितना तुमको धमकियाँ देना है तुम धमकियाँ दे लो। क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त की, मैं बहुत चुप बैठी, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। राजेश यादव, जहाँ तक भागोगे, अगर तुम डाल जाओगे तो मैं पत्ते पत्ते तक जाऊंगी, लेकिन तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। तू बार बार हमको यही धमकियाँ देता था ना कि तू जात की चमाइन है, क्या कर सकती है। तो लेकिन अब मैं राजेश यादव को अपनी औकात दिखाऊंगी कि आखिर मैं चमाइन हूँ, छोटी कास्ट की हूँ, तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं सकती हूँ? बाबा साहब भी छोटे कास्ट के थे, लेकिन बाबा साहब ने पूरे भारत को आज़ाद किया, तो क्या खाली उसमें चमार ही बिरदरी थे? क्या यादव नहीं थे? कि ठाकुर नहीं थे? कि और अन्य बिरदरी नहीं था? क्या बाबा साहब ने खाली जात चमार ही को आज़ाद किया? आज लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, ये नारा लगाते हैं, और मोदी जी ने भी ये नारा शुरू किया था। तो आज भारत की बेटियों को देखिए क्या हाल हो रही है। कहाँ हमारा प्रशासन सोया हुआ है और कहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि सोई हुई है। लोग देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं। ये हमारे जो है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन है। तो मैं उन लोगों से गुहार करना चाहती हूँ कि हमको अगर हमारी आवाज़ अगर उन लोगों तक पहुंच रही है तो हमको न्याय दीजिए, और जो निर्दोष है उसको सज़ा दीजिए, और मैं इसके सिवा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। हम भी आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग छोटी छोटी बातों में प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, बगैर किसी को जाने समझे उनके साथ चले जाते हैं, और आपके साथ जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। फिर प्रशासन का सहारा लेना पड़ता है, फिर मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन फिर भी कितना आपको परेशान होना पड़ता है। तो आप लोग ये वीडियो देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस बहन को न्याय दिलाने का कोशिश करिए। धन्यवाद।